हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको DC5। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिजिकल सेटअप, पॉलिसीज़ एंड स्टाफिंग नॉर्म्स ऑफ एन ICU। फिजिकल सेटअप या फिर हम डिज़ाइन ऑफ एन ICU कह सकते हैं। ये क्या करती है, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है। तो जो ICUs होते हैं वो हमें ओपन प्लान टू क्यूबिकल्स के फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं और सिंगल रूम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ओपन प्लान टू क्यूबिकल्स मतलब है कि एक वार्ड होगा जिसमें कई सारे बेड होंगे और दो बेड के बीच में एक कर्टेन से दोनों को सेपरेट किया गया होगा, या फिर एक छोटा सा डिवाइडर बना होगा पेशेंट को अलग करने के लिए। और मेनली हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को मिल सकता है। और सिंगल रूम्स जो होते हैं उसमें सिर्फ सिंगल पेशेंट रहता है, जिसमें नर्स और पेशेंट का रेशियो 1:1 होता है। और सिंगल रूम्स मेनली हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ सिटिंग एन ICU लोकेशन। तो ICU को क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसी जगह पे साइट करना चाहिए ताकि उसके पास एक्सेसिबल डिपार्टमेंट हो, जैसे कि ऑपरेटिंग रूम हो, वहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, ट्रॉमा सेंटर हो, लेबर रूम हो, इन्वेस्टिगेशनल डिपार्टमेंट हो। जैसे कि ट्रॉमा सेंटर वगैरह में अगर कोई पेशेंट है तो हमें उससे इंटेंसिव केयर देनी है, तो हम उसको तुरंत ICU में शिफ्ट कर सकें, जिससे पेशेंट को शिफ्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। सेकेंड थिंग इज़ इट शुड बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू हाई डिपेंडेंसी यूनिट। इसी का एग्जांपल है फर्स्ट पॉइंट। सो 3 इन ICU देयर शुड बी ओनली वन पॉइंट ऑफ एक्सिट एंड एंट्री। एक ही पॉइंट होना चाहिए एक्सिट और एंट्री के लिए। अब हम देखेंगे साइज़, ICU का साइज़ कैसा होना चाहिए। तो ICU का साइज़ डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ बेड्स पे, टाइप ऑफ बेड्स पे कि कैसे बेड है हॉस्पिटल ICU यूनिट में, ऑक्यूपेंसी क्या है हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की, हिस्ट्री ऑफ रिफ्यूज़ल तो नहीं है, नंबर ऑफ़ OT कितने हैं, स्पेस है या नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट अवेलेबल है वहाँ पे या नहीं है, लोकेशन कैसी है, एबिलिटी टू ट्रांसफ़र पेशेंट। इन सब की बेसिस पे हम ICU का साइज़ डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ़ बेड्स, अब देखते हैं बेड्स कितने होने चाहिए ICU में। सो किसी भी हॉस्पिटल में टोटल बेड्स जितने हैं उसका 12% होना चाहिए ICU में। अगर हम बात करें टर्सरी केयर हॉस्पिटल की तो 20% होना चाहिए ICU, 20% बेड्स होने चाहिए ICU में। अब हम देखेंगे पेशेंट एरिया क्या होना चाहिए ICU का। तो साइज़ होना चाहिए, अगर क्यूबिकल्स का है तो 215 स्क्वायर फीट होना चाहिए पर बेड, और अगर सिंगल रूम है तो 250 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और जो फ्लोर एरिया है वो रिक्वायर होता है 20 स्क्वायर मीटर हर एक बेड के लिए। अगर हम कॉरिडोर की बात करें तो 2.5 मीटर होता है। और हर एक बेड के पास नॉन स्प्लैश हैंड वॉश बेसिन भी होना चाहिए ताकि पेशेंट हैंड हाइजीन को मेंटेन कर सके। फोर्थ थिंग इज़ देयर शुड बी एडिक्वेट सेपरेशन ऑफ बेड्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो इसलिए सेपरेशन होना चाहिए पेशेंट के बेड के बीच में। एयर लॉक्स भी होना चाहिए जिससे कि पॉजिटिव नेगेटिव एयर प्रेशर का यूज़ करके हम जो इन्फेक्टिव या फिर इफेक्टिव एयर है उसको हम आउट कर सकें। यूटिलिटीज़ क्या होनी चाहिए पर बेड, 4 ऑक्सीजन, 3 एयर, 3 सक्शंस, 16 to 20 पावर आउटलेट्स होनी चाहिए। अब बेड साइड लाइट होनी चाहिए, एक टेलीफोन और डेटा आउटलेट होना चाहिए, और 3 फीट डिस्टेंस होनी चाहिए वॉल से हेड तक की। अब हम देखेंगे सेंट्रल स्टेशन नर्सिंग इंटेंशंस क्या होते हैं। तो about 100 to 150% एक्स्ट्रा स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन। सो हमें 100 से 150% एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल स्टेशन, स्टोरेज, पेशेंट मूवमेंट एरिया, इक्विपमेंट एरिया के लिए। मैनी फंक्शंस जो होते हैं नर्सिंग स्टेशन को वो हम पढ़ेंगे अभी। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन मेंटेन होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का जो ICU में वर्क करते हैं। पेशेंट को हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, ड्रग्स वगैरह को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इन सब को स्टोर कर सकते हैं। और इमरजेंसी ट्रॉली, क्रैश कार्ड्स, ये सब भी अवेलेबल होना चाहिए
सेंट्रल स्टेशन में, ताकि पेशेंट को हम इमीडिएट केयर प्रोवाइड कर सकें। स्टोरेज, अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो सेपरेट स्टोरेज स्पेस आउटसाइड द पेशेंट एरिया इज एसेंशियल। Many heavy, bulky, mobile and more in quantity items can be placed in small shelves inside the unit. Lean equipments, portable machines. तो कई सारे जो भारी आइटम्स या फिर मोबाइल आइटम्स होते हैं जिनको हम मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या फिर जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे आइटम्स को हम क्या करते हैं, स्टोरेज में रखते हैं। जैसे कि लीने हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए हमारे, पोर्टेबल मशीन्स हो गई, जैसे कि क्रैश कार्ड हो गया, ट्रॉलीज़ हो गई, तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं स्टोरेज में। और डर्टी यूटिलिटी रूम, डर्टी यूटिलिटी रूम ये हमारा बेड पेन स्टोरेज और डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, जिससे हम जितने भी डर्टी ड्रेसिंग हो उसको डिस्पोज कर सकें, या फिर डर्टी ट्यूब्स और ड्रेन्स को डिस्पोज कर सकें। फिर होता है हमारा क्लीन यूटिलिटी रूम, ये हमारी क्लीन ट्रॉलीज़ और स्ट्रेचर और लीने को स्टोर करने के लिए होता है। फिर होता है हमारा नर्सेस ऑफिस, इसमें हम सारे नर्स रिकॉर्ड्स रजिस्टर को मेंटेन करके रखते हैं। अब हम देखेंगे अदर रूम्स और एरिया जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फ़िज़िकल सेटअप में आईसीयू के। तो हमारे पास कंसल्टेशन ऑफिस होना चाहिए, ऑन कॉल क्लिनिकल डॉक्टर्स रूम भी होना चाहिए ताकि वहाँ पे डॉक्टर रेस्ट कर सकें। स्टाफ रूम होना चाहिए ताकि जितने भी मेडिकल एडवाइज़र, मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स है वो डिस्कस कर सकें पेशेंट को केयर कैसे डिलीवर करनी है, क्राइटेरिया बना के। रिसेप्शन एरिया होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए। वेटिंग एरिया मेनली रिलेटिव्स के लिए होता है, ऐसे पेशेंट के अटेंडर या रिलेटिव्स होते हैं तो वो वहाँ स्टे कर सकते हैं। प्रोसीजर रूम होना चाहिए जिसमें प्रोसीजर कैसे करना है वो पहले से ही फिजिशियंस, डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। सेमिनार मल्टीपर्पज़ रूम होना चाहिए, पेशेंट बाथरूम फैसिलिटी होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ क्या होती हैं आईसीयू की। तो हमारे आईसीयू में कई सारी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि एडमिशन पॉलिसी, डिस्चार्ज पॉलिसी, स्टाफिंग पॉलिसी, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, एथिकल एंड लीगल पॉलिसी, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, मेडिकल सेफ्टी पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी, इक्विपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी, विजिटर पॉलिसी, इमरजेंसी कोड पॉलिसी एंड अदर पॉलिसीज़। तो पहला है हमारा एडमिशन पॉलिसी। एडमिशन पॉलिसी में क्या होता है, जब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं तो हम उसकी इलनेस की सीवियरिटी को चेक करके ही उसको एडमिट करते हैं कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, पेशेंट के इलनेस की, या फिर डिसीज़न मेकिंग करते हैं प्रायोरिटी बाय सेटिंग अप प्रायोरिटीज़ एंड आईसीयू नीड। फिजिशियन ऑर्डर रिक्वायर, एडमिशन के लिए हमें फिजिशियन ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो प्रायोरिटी बेस्ड होती है वो एक्यूटी और बेड अवेलेबिलिटी के बेसिस पे होती है। हमें पेशेंट का बेसलाइन असेसमेंट करना होता है एडमिशन से पहले, और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है। डिस्चार्ज पॉलिसी में क्या करना होता है, डिस्चार्ज व्हेन पेशेंट इज़ स्टेबल एंड नो लॉन्गर नीड्स आईसीयू। तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है और उसको आईसीयू की अब कोई नीड नहीं होती। तो फिज़िकल, इसमें भी फिजिशियन का अप्रूवल चाहिए होता है, एसबीआर हैंडओवर चाहिए होता है, कंप्लीट डिस्चार्ज समरी बनानी होती है नर्स को, और वार्ड में ट्रांसफ़र करना होता है, स्टेप डाउन यूनिट। स्टाफिंग पॉलिसी क्या होती है, इसमें नर्स पेशेंट रेशियो जैसे कि मैंने बताया था कि 1:1 होना चाहिए, और 1:2 भी हो सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। सो ट्रेंड आईसीयू नर्सेस होनी चाहिए स्टाफिंग पॉलिसी में। 24/7 उनको ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट को, और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की इन्वॉल्वमेंट होती है स्टाफिंग पॉलिसी में। जैसे कि कोई भी नर्स या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है तो उसको पंचुअल रहना है, उसको सारे नॉर्म्स फॉलो करने हैं आईसीयू के। इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी क्या होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी में हम पेशेंट को और अपने आप को क्या करते हैं, इन्फेक्शन से
प्रिवेंट करके रखते हैं, जिसमें हम हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, आइसोलेशन प्रिकॉशंस करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं प्रोसीजर्स को करने के लिए, रेगुलर क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, रेगुलर क्लीनिंग करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं वार्ड को, इक्विपमेंट्स को, यूनिट को, पेशेंट्स को और खुद को। प्रिवेंशंस ऑफ HAIS और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है इसको प्रिवेंट करते हैं ताकि HAIS ना हो जाए। एथिकल एंड लीगल पॉलिसी क्या होती है? तो इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए किसी भी प्रोसीजर का जो हम पेशेंट पे परफॉर्म करने वाले हैं। पेशेंट्स के राइट को हमें रिस्पेक्ट करना है, डिग्निटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लीक नहीं करनी होती है। DNR फॉलो करना होता है। DNR क्या होता है? DNR फुल फॉर्म होता है डू नॉट रिससिटेट, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो कई सारे सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं जिनमें उनकी चेस्ट पे लिखा होता है, या फिर पेशेंट का राइट होता है कि अगर वो चाहता है कि उसे रिससिटेट ना किया जाए तो हम उसे नहीं करते हैं। उसको खुद की एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस लेने का पूरा राइट होता है। तो हमें ये मेंटेन करके रखना है कि हम पेशेंट के राइट को फॉलो कर रहे हैं। प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो भी हमने प्रोसीजर्स किए हैं। कॉम्प्लीमेंट्स विद लॉज, और लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए सब कुछ। अब हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या होता है? इसमें हम वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हैं कलर कोडेड बिन्स के अकॉर्डिंग। सेफ डिस्पोजल ऑफ शार्प्स, जैसे कि शार्प चीज़ों का अलग डिस्पोज करते हैं, प्रॉपर लेबलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जितने भी इन ट्रीटमेंट कराते हैं निडल्स वगैरह का थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन और ऑटोक्लेविंग। स्टाफ को ट्रेन करते हैं, BMW रूल्स के बारे में बताते हैं, स्टाफ को और एजुकेट करते हैं। मेडिकेशन सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है? इसमें जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके राइट्स फॉलो करने होते हैं, डबल चेक करना होता है। हाई रिस्क ड्रग्स को हमें इन्फ्यूज़न पम्प्स का यूज़ करना होता है करेक्टली, और जो भी हम ड्रग दे रहे हैं उसका डोसेज, फ्रीक्वेंसी, डोज, रूट्स, ये सब चेक करके देने चाहिए पेशेंट को। एरर रिपोर्टिंग सिस्टम, अगर कोई एरर हो गई है तो हमें उसको इमिडिएटली रिपोर्ट करना होता है फिजिशियन को, ताकि हम सुधार कर सकें दोबारा। डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी क्या होता है? इसमें हम एक्यूरेट, टाइमली और कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं, यानी जितने भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उन्हें हमें टाइम से करना होता है, उसमें एक्यूरेट डेटा लिखना होता है और उनको कंप्लीट करके रखना होता है। इसमें हम ICU फ्लो शीट्स का यूज़ करते हैं, जैसे वाइटल्स, पेशेंट का इनपुट आउटपुट कितना हो रहा है, नर्सिंग नोट्स बना के रखते हैं ताकि हम पेशेंट की कंडीशन को समझ सकें। फिजिशियन के ऑर्डर्स को नोट करना होता है, और लेजिबल एंट्रीज़ कितनी हुई है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। इसमें आता है हमारा रेगुलर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको हमें रेगुलर मेंटेन करना है, उनको कैलिब्रेट करना है कि वो एक्सपायर तो नहीं हुए हैं, उनको लेबल करके रखना है। चेक बिफोर यूज़ करने से पहले चेक करना है, प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, स्टरलाइज करना है, इमीडिएट रिपोर्ट करना है अगर कोई भी ड्रग अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है। क्रैश कार्ड्स को हमें अच्छी जगह स्टोर करना है, सेफ जगह पे, और कई सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स वगैरह को भी अच्छे से स्टोर करना होता है। विजिटर पॉलिसी क्या होती है? इसमें हम विजिटिंग आवर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि कोई भी विजिटर ICU में आए और पेशेंट को कोई हार्म ना पहुंचा सके। जैसे कि
कई सारे विज़िटर्स जब आईसीयू में आ जाते हैं तो इससे इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो हम विज़िटर्स को मेनली अवॉइड ही करते हैं। तो लिमिटेड नंबर ऑफ़ विज़िटर्स रखते हैं। फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल मीजर्स, जितने भी इन्फेक्शन कंट्रोल मीजर्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, और प्रोसीजर्स के टाइम पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को काउंसिल करके रखना होता है। वेटिंग रूम में उनको पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताना होता है कि पेशेंट्स की कंडीशन क्या होती है। पेशेंट्स की डिसीज़ के बारे में उनकी फैमिली को पहले से ही अवेयर करके रख देना चाहिए, और उनसे भी कंसेंट लेना चाहिए कि पेशेंट पे ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो। अब हम देखेंगे इमरजेंसी कोड पॉलिसी। इसमें हमारा कोड ब्लू यूज़ होता है मेनली कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट के लिए। अगर कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट है पेशेंट को तो हम कोड ब्लू यूज़ करते हैं। इमिडिएटली CPR एंड ACLS प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। क्लियरली डिफाइंड टीम रोल्स, जितने भी टीम मेंबर्स हैं हम उनको अलग अलग रोल प्रोवाइड करते हैं, उनको उस तरह से एक्ट करना है। और क्रैश कार्ड की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि क्रैश कार्ड हर पेशेंट के पास अवेलेबल है कि नहीं, हर बेड साइड पे अवेलेबल है या नहीं। रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस चेक करते हैं। अब हम देखेंगे ICU स्टाफिंग मेंबर्स एंड देयर फंक्शंस, यानी हमारे ICU की स्टाफिंग कैसी होती है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा इंटेंसिविस्ट, जिसको हम कंसल्टेंट एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन या फिर इसका रोल होता है, हम कह सकते हैं इनको कि ये ICU के इंचार्ज होते हैं। इनको हम ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके मतलब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंसल्टेंट एनेस्थीसिया ही गाइड करता है। इनके फंक्शंस क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इनको क्लिनिकल केयर लीड करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ICU के प्रोटोकॉल्स को मैनेज करके रखना होता है, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी होती है, जितनी भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है अच्छे से, और इमरजेंसीज और क्रिटिकल डिसीजेस हो गए तो उनको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। सेकेंड मेंबर है हमारा जूनियर डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर। So it provides 24/7 medical cover, assist in patients management, first contact for ICU patients. So इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, ये सिर्फ ICU ड्यूटी करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट्स फॉर 24 आवर्स, मस्ट बी प्रेजेंट इन द यूनिट फॉर 24 आवर्स, और यूनिट में इनको 24 आवर अवेलेबल रहना होता है। सारे प्रोसीजर्स में असिस्ट करना होता है, और क्लिनिकल रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना होता है। अदर स्पेशलिटी डॉक्टर क्या होते हैं, ये प्रोवाइड स्पेशलिटी कंसल्टेशन सपोर्ट अवेलेबल 24 आवर्स फॉर ICU सर्विसेज। ये क्या करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम पेशेंट को स्पेशलाइज्ड केयर डिलीवर कर सकें। अवेलेबल फॉर ICU वेन एवर रिक्वायर्ड, और इनको ICU में अवेलेबल रहना चाहिए जब भी इनकी रिक्वायरमेंट हो। एक गुड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए उनको ICU टीम के साथ। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अदर स्पेशलिटी डॉक्टर की। अब हम हेड नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे तो ये ओवरऑल इंचार्ज होती हैं नर्सिंग सर्विसेज की ICU में, और फुल टाइम इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए ICU में। सो ये प्लान करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं नर्सिंग केयर को, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन को लीड करती हैं, प्रिपेयर करती हैं कि कोई ड्यूटी रोस्टर ना हो, शेड्यूल्ड हो सारे प्रोसीजर्स, और गोल सेट करती हैं केयर डिलीवर करने के लिए ICU में, और पेशेंट्स की फैमिली से कम्युनिकेट करती हैं या फिर काउंसलिंग करती हैं। इंचार्ज नर्स क्या होती है, ये ICU में प्रेजेंट रहती है हर एक शिफ्ट में, और ये हेड नर्स को असिस्ट करती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करती है, प्रिपेयर करती है ड्यूटी रोस्टर शेड्यूल्स को, और हेल्प करती है गोल्स को इस्टेब्लिश करने में। ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखती है
पेशेंट्स और फैमिली के साथ। अब हम देखेंगे नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ जो होता है ये पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करता है। इसमें पेशेंट और नर्स का रेशियो 1:1 होना चाहिए। फ्लेक्सिबल 1:2 भी हो सकता है अगर वेंटिलेटर पे नहीं है पेशेंट। सो नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इनको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। जितने भी मेडिकेशंस हैं उनको देना होता है पेशेंट्स को। जैसे आईवी इंजेक्शंस हो गए हैं, आईएम इंजेक्शंस हो गए हैं, तो ये सारे पेशेंट्स को इंजेक्ट करने होते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, असिस्टेंट प्रोसीजर्स एंड इन्वेंट्री और प्रोसीजर्स में असिस्ट करना होता है। डॉक्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करना होता है और आईसीयू के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। इनको भी इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन को मेंटेन करके रखना होता है। अब हम देखेंगे ऑक्सिलरी नर्स का फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये स्टाफ नर्स को असिस्ट करती है, पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है, पेशेंट केयर में हेल्प करती है और बेसिक नर्सिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है मोबिलिटी, हाइजीन और कंफर्ट में, और सपोर्ट इन रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ आईसीयू। जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ होती है आईसीयू की उनमें उनको सपोर्ट करती है। जैसे कि आईसीयू का क्लीनलीनेस हुआ है कि नहीं। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का फंक्शन क्या होता है? ये वेंटिलेटर और रेस्पिरेटरी केयर को मैनेज करता है, पेशेंट्स और फैमिली को गाइड करता है कि पेशेंट को कैसे केयर करना है। असिस्टेंट रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, ये पेशेंट को रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करने में हेल्प कराता है और बताता है कैसे रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। रेस्पिरेटरी केयर को टीच करता है पेशेंट को और नर्सिंग स्टाफ को जो पेशेंट को केयर डिलीवर कर रहा होता है। चेस्ट थेरेपी प्रोवाइड करता है और जो भी पेशेंट्स वेंटी पे होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या फंक्शन होता है? ये फिजियोथेरेपी केयर प्रोवाइड करता है और पेशेंट को हेल्प करता है कि वो जल्दी से चल पाए और उसकी रिकवरी हो सके। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को, पेशेंट को टीच करता है और रिलेटिव्स को भी पेशेंट्स की एक्सरसाइजेस, पेशेंट को कैसे एक्सरसाइज कराना है ये एजुकेट करते हैं इस टॉपिक पे। अवेलेबल इन एवरी शिफ्ट, तो ये हर एक शिफ्ट में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आईसीयू टेक्नीशियन। तो आईसीयू टेक्नीशियन क्या होता है? ये जितने भी आईसीयू प्रोसीजर्स होते हैं तो उनको ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टाफ को। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं इसकी? ये मशीन्स और इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करता है। इक्विपमेंट अगर कोई ख़राब हो जाते हैं तो उनको मेंटेन और रिपेयर करवाता है। डिमॉन्स्ट्रेट एंड एजुकेट स्टाफ ऑन इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है ये स्टाफ को बताता है। सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और आईसीयू में एक्स्ट्रा एक्सेस जो होती हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करता है ताकि कोई भी अनवांटेड पर्सन आईसीयू में ना आए या फिर अनडिज़ायरेबल पर्सन, जैसे कि कई सारे विजिटर्स आ जाते हैं पेशेंट्स को देखने, तो वो हमें अवॉइड करना है, वो सिक्योरिटी गार्ड अवॉइड करता है। चेक क्या करता है? ये आइडेंटिटी चेक करता है विजिटर्स की, पेशेंट्स रिलेटिव्स एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है, इंश्योर करता है कि कि प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट पहने हैं या नहीं पहने हैं, मॉनिटर और रिपोर्ट करता है कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ को। क्लरिकल स्टाफ का क्या काम होता है? ये रिकॉर्ड्स और डेटा को मेंटेन करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड को हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेंटेन करती हैं, फाइल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करती हैं और पेशेंट का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और जितने भी प्रोसीजर्स, जितनी भी फैसिलिटीज़, जितनी भी केयर डिलीवर करी गई है पेशेंट्स को, उसको वो अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखती हैं और रिपोर्ट्स बनाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।